हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वेलकम। ये आपका हिस्ट्री का लेसन 5 है जिसका की टाइटल है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में किस तरह की शिल्प कला और किस तरह की जो है पुराने ज़माने की इंडस्ट्री रही थी और वक्त के बदलाव के साथ आधुनिक काल में या मॉडर्न टाइम में उसकी क्या कंडीशन हुई। तो जैसा कि यहाँ हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देख रहे हैं कि इसमें जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे वो है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन द 19th सेंचुरी, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और फिर केस स्टडी है टेक्सटाइल्स के ऊपर। यानी कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इन 19th सेंचुरी का मतलब है कि 19वीं शताब्दी में किस तरीके से हस्तशिल्प, जो हाथ से सामान बनाने की जो कला थी, वो किस तरह से उसमें गिरावट आई, और मॉडर्न इंडस्ट्री यानी आधुनिक जो फैक्ट्रियां वगैरह है, उद्योग हैं, धंधे हैं, आधुनिक जो फैक्ट्रियां हैं उनकी कैसे ग्रोथ हुई, वो कैसे पनपे, कैसे विकसित हुए। और फिर लास्ट में ये केस स्टडी रहेगी टेक्सटाइल्स के ऊपर, यानी कि कपड़े का जो काम होता था उसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक है प्री ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों की हुकूमत के पहले के टाइम के बारे में इसमें बताया गया है। बिफोर द एडवेंट of the Britishers there were two types of industries in India, यानी अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले यहाँ पर दो तरह की इंडस्ट्रीज़ या काम धंधे, उद्योग हुआ करते थे। फर्स्टली there were cottage industries in the villages। एक तो यहाँ पर गाँवों में कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, जो हर घर घर में छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो ये पहले हुआ करता था कि गांव में लोग घरों में ही अपने काफ़ी सारे चीज़ें करते थे, जैसे बुनाई होती है और भी तरह की चीज़ें हाथ से जो बनने वाली होती थी वो सब बनाया करते थे। द विलेज आर्टिजन्स कंसिस्टेड ऑफ वीवर्स, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड पॉटर्स एट्सेट्रा। और जो गांव के जो काम करने वाले ये कामगार लोग हुआ करते थे, उनमें बुनकर होते थे, बुनाई करने वाले, बढ़ई होते थे, लोहार होते थे, सोने का काम करने वाले सुनार होते थे, बर्तन बनाने वाले, और ये कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो सब इनमें शामिल होते थे। These artisans produced different things with the help of their family members and fulfilled the needs of the local people। तो ये जो कामगार लोग हुआ करते थे, ये अपने परिवार के सदस्यों की मदद से ये इस तरह की चीज़ें बनाते थे, और इससे क्या होता था कि वहाँ की लोकल के लोगों की और लोगों की ज़रूरतें थी वो पूरी होती थी और इनका भी आमदनी होती थी। दस दे मेड द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। और इससे क्या था कि गाँव की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से अच्छी खासी चला करती थी, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ काम करके थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा लेता था। Secondly, there were crafts and arts which flourished in towns and cities। Urban handicrafts fulfilled the needs of the urban people and the royalty and were exported to foreign markets as well। और दूसरा तरह का जो काम हुआ करता था वो कस्बों में और शहरों में हुआ करता था। वहाँ पे इस तरह के जो सामान बनते थे कि जो थोड़े क्वालिटी में अच्छे या उनकी साफ़ सफाई से अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, तो वो शहरों के लोग उनको ख़रीद कर अपना ज़रूरतें पूरी होती थी और उनको पैसा मिल जाता था जो काम करते थे। और यही जो शहरों में जो माल बनता था यही बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो जाता था, बाहर भी भेज दिया जाता था। सेंटर ऑफ क्राफ्ट के ये जो क्राफ्ट वगैरह का काम होता था, इसके जो केंद्र थे या जो इनके संगठन थे उनके बारे में ये बताया गया इस हेडिंग में। यहाँ पर डिफरेंट एरियाज वर फेमस फ्रॉम देयर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स। ढाका, ब्रोच या भड़ूच जिसको बोलते हैं, एंड मदुराई वर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग फाइन मसलिन एंड कैलिको क्लॉथ। और ये जो अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग जगहें बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी पहले, जैसे कि ढाका, भड़ोच और मदुराई में ये जो जगह थी यहाँ मलबल बनती थी और ये फेमस थे कि यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का मलबल और कैलिको का नाम का कपड़ा यहाँ पर बनता था। सूरत, मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, एंड विशाखापट्टनम व फेमस फॉर शिप बिल्डिंग।
और ये जो जगह थी सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, ये जगह शिप यानी कि पानी के जहाज़ बनाने के लिए फेमस थी। पुणे, हैदराबाद एंड तंजावुर वर फेमस फॉर द ब्रास एंड कॉपर वेयर्स। और हैदराबाद, तंजावुर वगैरह ये यहाँ पर तांबे पीतल के बर्तन बनाने के लिए फेमस था। देयर वर अदर सेंटर्स स्पेशलाइजिंग इन आयरन वर्किंग, मेकिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, स्टोन वर्क एंड सो ऑन। और ये कुछ और भी दूसरी जगह थी जो कि लोहे के काम के लिए, सोने के काम के लिए, और जो ये चांदी के जेवर वगैरह बनते हैं, पत्थरों का काम, कीमती पत्थर होते हैं उनका काम, उन सब चीज़ों के लिए भी कुछ जगह फेमस थी। मोस्ट क्राफ्ट्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हैड देयर ओन गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स ऑफ क्राफ्ट्समैन। और ये जितने तरह के काम होते थे ये बड़े एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड यानी सिस्टमेटिक हुआ करते थे, और उनकी अपने संगठन हुआ करते थे जो कि काम करने वालों के हितों की या उनके फ़ायदे की या उनकी नुकसान या फ़ायदे की सब फिक्र रखते थे, चिंता रखते थे, और इस तरह से उनको सपोर्ट करते थे कि वो उनको प्रॉब्लम ना हो। द रूलर्स पैटर्नाइज देयर गिल्ड्स बिकॉज द गिल्ड्स फेच्ड अ सीजनेबल इनकम फॉर द स्टेट। और ये जो इस तरह के संगठन होते थे, इनको जो रूलर्स होते थे, जो बादशाह हुए, मुग़ल साम्राज्य के टाइम की बात इससे हो रही है, अंग्रेज़ों के पहले, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य था भारत में, तो उस समय क्या है कि जो बादशाह वगैरह हुआ करते थे वो इन संगठनों की भी काफ़ी मदद करते थे और उनका संरक्षण प्राप्त था, उनकी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, क्योंकि यही संगठन काम करने वालों लोगों से काम निकाल के देते थे, जिससे बाहर माल जाता था और वहाँ से पैसा आता था, तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अच्छी चलती थी। तो यानी कि जो बादशाह हुआ करते थे वो इन संगठनों की फ़िक्र करते थे और संगठन अपने काम करने वालों की फ़िक्र करते थे। इस तरह से पूरा सिस्टम बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री। अब इसमें जो भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये हस्तशिल्प का जो उद्योग था, उसमें गिरावट कैसे आई। द 18th century witnessed a drastic change in the political conditions of India। तो जो 18वीं शताब्दी थी, यानी कि सन 1800 के बाद से लेके और 1900 तक को 18वीं शताब्दी बोलेंगे, तो उस शताब्दी में काफ़ी जो है गंभीर और बड़ा चेंज दिखा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। और उसमें जो सबसे ख़ास बात थी इस पीरियड में जो भारत की में हुई, वो ये हुई कि इसमें मुग़ल एम्पायर का पतन हो गया, यानी जो मुग़ल शासक थे पहले वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। आफ्टर औरंगज़ेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुग़ल एम्परर्स, द स्टेट मशीनरी क्रम्बल्ड एंड कुड नो लॉन्गर प्रोटेक्ट द मर्केंटाइल कम्युनिटी एज बिफोर एंड आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री डिक्लाइंड। तो जो मुग़ल एम्पायर जब पतन हुआ उसका, तो उसमें जो सबसे आखिरी जो मुग़ल शासक या मुग़ल बादशाह था जो कि अच्छी तरह से काम कर पाया था, वैसे तो और भी लोग हुए लेकिन जो औरंगज़ेब है उसी को सबसे आखिरी एक शासक ऐसा माना जाता है कि जो ताकत में भी मजबूत था और बाकी जो उसके राजकाज चलाने के तौर तरीके थे उसमें भी उसकी एक अच्छी वो थी काम करने के तरीके। तो उसके बाद से ये सारी सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया और कोई भी फिर ऐसा सिस्टम नहीं रह पाया कि जो व्यापारियों को और काम करने वाले जो संगठन थे उनके दिक्कत परेशानियों को ठीक से दूर कर सके और उनका संरक्षण कर सके। तो जिस तरह से पहले होता था वो चीज़ नहीं हुई, तो इससे आर्ट क्राफ्ट और ये जो सब माल ये लोग सामान बनाते थे काम करने वाले कामगार लोग, तो वो सारा उसमें गिरावट आती चली गई। Many Indian rulers were overthrown by the British, deprived of their patronage, the urban handicraft industries suffered। और इस बीच क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ धीरे धीरे आके उन्होंने अपना पैर जमाना शुरू कर दिए थे, तो धीरे धीरे करके यहाँ के जो भारत के और भी जो राजा थे मुग़लों के अलावा, वो सब भी धीरे धीरे करके उनको हटा दिया अंग्रेज़ों ने। और इससे क्या हुआ कि जो यहाँ के लोकल इंडिया के जो काम करने वाले ये संगठन थे, काम करने वाले लोग थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी कोई फ़िक्र नहीं करी, क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे, वो तो अपना माल यहाँ पर बेचना चाहते थे। गिल्ड्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस
and the craftsmen came under the control of the corrupt agent of the company। और ये जो गिल्ड थे, ये संगठन थे कामगारों के, वो एक तरीके से उनकी इम्पोर्टेंस, उनका महत्व ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो काम करने वाले लोग थे उनको डायरेक्ट अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। और बताया तो उन्होंने यही कि भाई उनका अच्छा होगा, लेकिन जब वो कंट्रोल में आ गए तो उनका शोषण ही किया उनने, उनके लिए ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं किया, बल्कि उनका नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनसे उन्होंने मनमाने तरीके से काम कराया और उनकी कोई फिक्र नहीं करी। इन कोर्स ऑफ टाइम इंडियन हैंडीक्राफ्ट सफर्ड ग्रेटली ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ देयर डिक्लाइन। और जो आने वाला समय था जब ये सब चीज़ अंग्रेज़ों ने करी कि उनके संगठन ख़त्म कर दिए और काम करने वालों को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया, तो इसके बाद का जो समय आया उसमें धीरे धीरे करके जो भारत का ये हैंडीक्राफ्ट का मार्केट था वो बहुत बुरी तरह से सफ़र हुआ। और जो कंपनी थी, यानी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी जो पॉलिसीज़ थी, जो नीतियाँ थीं, उससे काफ़ी लोग को नुकसान हुआ। और क्या क्या कारण थे वो यहाँ पर अब नीचे हम लोग देखेंगे। रूथलेस मेथड्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स वीवर्स। तो जो यहाँ के बुनकर थे उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बिल्कुल सख्त रवैया, कठोर रवैया, वो इसके लिए जिम्मेदार था। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द कंपनीज ऑफिशियल्स बिगेन टू मोनोपोलाइज द आर्टिजन्स। एक जो पलासी की लड़ाई हुई थी, जिसको कि ये माना जाता है कि उस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ पूरी तरह से यहाँ पर भारत में ताकत में आ गए थे। और उस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स से अधिकारी थे, वो उन्होंने एक तरीके से कामगारों के ऊपर बिल्कुल अपना एकाधिकार, यानी उनका बिल्कुल जैसे कि वो मालिक बन गए उनके, इस तरह का अधिकार करना शुरू कर दिया था। दे प्रेशराइज देम टू सेल देयर आर्टिकल्स एट अ डिक्टेटेड प्राइस। और वो कंपनी के जो अधिकारी थे वो इन कामगारों को ये मजबूर करते थे कि वो अपनी चीज़ें उनके बताए हुए दामों पर बेचें, कि यानी जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो कहें कामगारों से कि तुम अपना सामान इतने में बेचो, तो उनको बेचना पड़ता था। यानी जो काम कर रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, वो अपनी चीज़ की कीमत तय नहीं कर सकता, बल्कि जो खरीद रहा है वो तय करता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ये चीज़ कितने की बेचोगे तुम। समटाइम्स द आर्टिजन्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ meager amount of money as advance. This implied that they could not work for any other trading company. Under such pressure, the artisans were forced to give up their traditional crafts. और कई बार ऐसा भी हुआ कि ये जो कामगार थे इनको पैसा इनको एडवांस में दिया गया और मजबूर किया गया कि वो उस पैसे को लें। क्यों ऐसा किया गया कि वो एक तरीके से उनने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टाइप का कर लिया कि अब तुम किसी और के लिए या अपना काम नहीं कर पाओगे, हमने तुमको पैसा दे दिया है, अब तुम हमारे लिए काम करोगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इस तरह के जो प्रेशर से, इस तरह के दबाव से जो कामगार थे उनका दिल दिमाग भी अपने इस पुराने काम से हट गया, और वो सिर्फ एक इसलिए करते रहे कि भाई अगर किसी ने पैसा ले लिया वो ये सोचेगा कि भाई पैसा चुका दें, इसके बाद तो फिर हम ये काम ही नहीं छोड़ देंगे, कि जिससे हम ये काम ही नहीं करेंगे तो ना ही कोई हमको प्रेशर में लेके अपना काम करवा पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से धीरे धीरे करके उनका मन अपने ही पुराने तरीक़ों से, पुराने कामों से हट गया। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो औद्योगिक क्रांति आई कि यानी फैक्ट्रियाँ जब लगने लगीं, मशीनें नई नई बनने लगीं, उन मशीनों से जब प्रोडक्शन होने लगा, और प्रोडक्शन उससे बड़ी तेज़ी से हो सकता था। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हाथ से काम करने वाले लोग अगर करेंगे और अगर मशीनों से काम होगा, तो हाथ से काम करने वाले उतना तेज़ काम नहीं कर पाएंगे जितना मशीनें कर सकती हैं। तो मशीनों के आने से और फैक्ट्रियाँ लगने से भी इस चीज़ में गिरावट आई। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, the Britishers took steps to extend the market for British manufactured goods in India. तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये पहले इंग्लैंड में आया, और जब इंग्लैंड में ये क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगने लगीं, तो वहाँ माल भी ज़्यादा बनने लगा, और जब माल ज़्यादा बनने लगा तो उसको बेचने की भी उन लोगों ने फिक्र करी कि ये कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा। तो वहाँ के जो व्यापारी थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो
भारत में आके अपनी जड़ें जमा चुकी थी और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना विस्तार कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ का जो सामान था जो इंग्लैंड के फैक्ट्रीज में बन रहा था उसको यहाँ पर इंडिया की मार्केट में लाके उतारा और उसको बिक्री के लिए खोल दिया। और इस तरह के उन्होंने नियम कानून बनाए कि जिससे वहाँ का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और यहाँ का माल ना बिके। Once the large exporter of cotton textile, India now became the consumer of British fabrics। और वही इंडिया जो कि एक टाइम पे पूरी दुनिया में यहाँ का कपड़ा जाता था और कपड़े को एक्सपोर्ट करता था इंडिया पूरे दूसरे देशों में, अब वो मजबूर हो गया था कि वहाँ का इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा इंडिया वाले खरीदें। The British manufactured goods were imported in the country on a very large scale and there was no tax on or tariff on these goods in India। और जो वहाँ इंग्लैंड में जो बन रहा था माल, उसको बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारा माल वहाँ से भारत में लाया गया और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगाया, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई, जिससे कि वो जिस कीमत में बन रहा था उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट में यहाँ पर वो आ गया। और चूँकि कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ के जो माल बनता था उसकी तुलना में कम कीमत में वो माल यहाँ पर इंडिया की मार्केट्स में आ गया। Thus the British adopted a one-sided free trade policy for their goods in India। और इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा खपत करने के लिए उसके लिए इस तरह के नियम कानून बनाए बिल्कुल एक तरफा कि जिससे भारत में उनका सामान अच्छी तरह से बिके। इन ऑर्डर टू फर्दर रूल द इंडियन handicrafts and industries, the company discouraged the import of Indian goods into England by imposing heavy duties on them। और इसके बाद और आगे उन्होंने जो भारत में जो सामान बनता था उसको और ज़्यादा ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये काम किया कि जो यहाँ का माल बाहर जाता था उस पे इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, जिससे वो महंगा पड़ने लगा। और जब महंगा पड़ेगा तो उतना माल तो कोई ख़रीदेगा नहीं महंगे की वजह से। तो इस तरह के रूल बनाए उन्होंने अपने सामान पे। जो इंग्लैंड में सामान बन रहा था उसको तो भारत में लाने के लिए टैक्स नहीं लगाया, और जो भारत में सामान बन रहा था इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए उस पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया, जिससे कि कोई उसको ख़रीद ना पाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करके यहाँ के जो कामगार थे, उनका जो काम करते थे, वो माल बनाते थे, उसमें इस तरीके से बहुत नुकसान हो गया। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट the industrial revolution in England prospered at the cost of Indian handicrafts and industries। और इसमें कोई जो है शक की बात नहीं है या इसको कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से कि जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, वो एक तरीके से भारत के जो यहाँ के कामगार थे, जो यहाँ पर काम होता था, उसको ख़त्म करके ही वो सफल हो पाई वहाँ पर, क्योंकि इस तरह के रूल बना के यहाँ से माल जाना बंद हो गया। तो जब यहाँ का माल जाना बंद हो गया तो जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इतना माल बन रहा था, वही माल और दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने लगा, उन कंट्रीज़ में जहाँ भारत का माल जाता था। तो इस तरीके से जो भारत के पुराने काम करने वाले थे उनका काम धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, और अपने कंट्री में इंग्लैंड में जो मशीनें लगा के, फैक्ट्रियाँ लगा के जो माल बनाते थे, उसके लिए उन्होंने मार्केट वो वाले जो भारत का सामान जहाँ जाता था वो मार्केट उन्होंने हथिया लिया। रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द मशीन ड्रिवन फैक्ट्रीज। ऑन द अदर हैंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ओनली फेस्ड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स but also were exposed to tough competition with the British goods, thus they gradually disappeared। और क्या होता था कि जो यहाँ कच्चा माल होता था, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ बननी है तो उसके लिए कोई सामान चाहिए पड़ेगा, फिर उसमें फिर बदल करके, अब जैसे सपोज़ करो कि फर्नीचर बनना है, टेबल और कुर्सी बनना है, तो टेबल कुर्सी बनने के लिए पेड़ की लकड़ी जब काट के लाई जाएगी उससे टेबल कुर्सी बनेगी। तो जो ये कोई भी फिनिश्ड
चीज़ बनाने के लिए, फिनिश्ड मतलब टेबल कुर्सी एक पूरी बनी बनाई चीज़ है, उसको बनाने के लिए जो सामान लकड़ी के लट्ठे टाइप के सीधे सीधे चाहिए हैं वो कहलाता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। तो इस तरह से जो कच्चा माल होता है उसी से फिर बाद में कोई पूरी बनी बनाई चीज़ बन के सामने आ पाती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये जो कच्चा माल होता था ये उन्होंने भेजा वहाँ अपने यहाँ इंग्लैंड, और जो यहाँ के काम करने वाले थे उनके लिए कच्चा माल कम से कम छोड़ा उन्होंने, सारा का सारा वहाँ बेच देते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या फैक्ट्रियाँ लगा दी थी, इतनी वहाँ पर मशीनें लगी थी, वहाँ बहुत सारा माल चाहिए होता था। तो एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े स्केल पर यहाँ से माल इकट्ठा करके वहाँ भेज दिया जाता था। और यहाँ के जो लोग काम करने वाले थे वो तो मशीनों से करते नहीं थे, वो हाथ से करते थे, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा वो मिल नहीं पाता था उनको माल। तो एक ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये हाथ के काम करने वाले लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए। लॉस ऑफ पैटर्नेज बाय द इंडियन रूलर्स। द इंडियन रूलर्स not only patronized Indian handicrafts but also encouraged the craftsmen and artisans who produced them। तो भारत के जो राजा और बादशाह, ये मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, ये क्या करते थे कि ये उनका संरक्षण करते थे, यहाँ के काम करने वालों को इनकी हिफाजत किया करते थे, उनकी सुरक्षा किया करते थे उनको, और उनको मदद देते थे कि जिससे वो अच्छे से अच्छा ज़्यादा काम करें। और लेकिन जब वो लोग नहीं रहे, बादशाह नहीं रहे, तो फिर उनका भी अंग्रेज़ों ने जिस तरह से उनके लिए नुकसान करने वाले नियम कानून बनाए तो उससे उनको लॉस हुआ। विद द ग्रेजुअल एबोलिशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द ब्रिटिश टेरिटरीज द डिमांड फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वेंट ऑन डिक्लाइनिंग। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स who replaced these Indian princes and nobles did not patronize the Indian craftsmen to an equal degree। तो जब धीरे धीरे ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होते थे जहाँ किसी छोटी जगह पर कोई राजा या राजघराना राज करता था, और वो करता था किसके अंडर में, या तो मुग़ल अगर साम्राज्य था तो पहले मुग़ल के अंडर में राजा यही कहलाते थे अपनी जगह पे, लेकिन वो उनके आदेश पे चलते थे मुग़ल साम्राज्य के। और जब अंग्रेज़ों का रूल आया तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजघराने थे, उनको अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके वहाँ से उनकी जगह से हटा के खुद वहाँ पे राज करने लगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो जब अंग्रेज़ों ने उन राजघरानों को हटा दिया तो ये भी एक रीज़न रहा कि जो यहाँ के काम करने वाले थे उनका ध्यान रखने वाला फिर कोई भी नहीं रहा, क्योंकि जो यहाँ के राजघराने थे, रियासत थी, वो जब तक थी तो वो अपने कामगारों के लिए उनके फ़ायदे की, उनके उसकी कुछ ना कुछ फ़िक्र करते थे, तो जिससे कि उनका काम चलता रहता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को ख़त्म करा और उनका ध्यान उस तरीके से नहीं रखा। फिर एक और कारण है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। When the income generated by the industries and the number of people dependent on industries decline steadily, we say there is deindustrialization। और ये जो deindustrialization का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब कोई भी काम धंधे जब यहाँ जो हुआ करते थे और उससे जो पैसा कमाया जाता था, वो जो माल बनता था, बिकता था, उससे जो पैसा आता था, तो जितने लोगों का खर्चा उस पैसे से चलता था, या जितने लोग उस कमाई से, उस काम की कमाई से अपनी ज़िंदगी चलाते थे, तो जब उसमें कमी आ गई तो धीरे धीरे करके जब कोई चीज़ फेल हो जाती है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब कामयाब होती है तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि सबके दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये काम अब अच्छा नहीं रहा, इसमें नुकसान होगा, ये फ़ायदे का काम नहीं रहा, तो बाकी लोग जो कर सकते हैं फिर उनका भी दिल दिमाग उससे हट जाता है, उनका भी मनोबल टूट जाता है, फिर वो लोग भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो कर भी सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा कि जिससे कि ये काम में कमी आई। यू हैव रेड अर्लियर दैट बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, इंडिया वॉज इन नो वे इन्फीरियर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले
इंडिया बाकी के जो दुनिया के सब और जो विकसित देश थे यूरोप के, उनसे किसी भी मामले में कम नहीं था। इंडिया एक्सपोर्टेड कॉटन, सिल्क एंड वुलन फैब्रिक्स, स्पाइसेस, इंडिगो, शुगर, प्रेशियस स्टोन एंड मैनी अदर गुड्स टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। भारत जो था अंग्रेज़ों के आने से पहले कॉटन यानी सूती कपड़ा, सिल्क और वुलन फैब्रिक्स यानी ऊनी जो कपड़ा होता है वो, स्पाइसेस यानी मसाले, इंडिगो यानी नील, शुगर यानी शक्कर, प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें यूरोप और बाकी के एशिया के जो दूसरी कंट्रीज़ थी, देश थे, उधर पे एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, इंडिया से। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स और शिप बिल्डिंग, ग्लास मेकिंग एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ वर वेरी फेमस। और कपड़े के अलावा हमारी जो पानी के जहाज़ वगैरह जो हम बनाते थे और कांच का काम होता था वो बनाते थे, और इंडस्ट्रियाँ कागज़ की थीं, वो काफ़ी फेमस थीं दुनिया भर में। बट ऑल दीज इंडस्ट्रीज़ वर ruined under the British rule. This led to the process of de-industrialization of the country. लेकिन ये सारी इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे करके जो अंग्रेज़ों का रूल था उसमें ये बर्बाद हो गई। और इससे क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि फैक्ट्रियों में धीरे धीरे जो कमी आई, एक दूसरे की देखा देखी फिर सब ने इस काम को बंद करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक वो प्रोसेस रहा कि जिस कारण से ये हुआ। De-industrialization upset the balance of economic life in the villages. The gradual destruction of rural crafts snapped the economic ties between agriculture and domestic industry in the countryside. और ये जो काम धंधे जब बंद हो गए तो इससे क्या हुआ कि जो गांव की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी गड़बड़ा गई, और धीरे धीरे करके जो ये गांव के में काम होता था उसका ख़त्म होना शुरू हो गया। और ये जो कामकाज पहले गांव में होता था, इससे जो है खेती का और इंडस्ट्री का आपस में संबंध टूट गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे वो अपना खेती वगैरह तो करते ही थे, लेकिन अगर टाइम बच जाता था तो वो अपना टाइम इसमें इन कामों में करने लगते थे। बुनाई कोई कर रहा है, कोई दूसरा और लोहे का सामान बना रहा है, कोई लकड़ी का सामान बना रहा है, तो अपने खेती किसानी के अलावा भी लोग अपने टाइम का भी यूज़ कर लेते थे और उससे उनको पैसा भी कमाने का मौका मिलता था और गांव के और लोगों को रोज़गार भी मिलता था। लेकिन जब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये काम धंधे बंद होने लगे, तो फिर ये भी चीज़ ख़त्म हो गई और जो किसान थे वो सीधे सीधे फिर खेती पे ही निर्भर होने लगे। The simple peasants who had supplemented their income by part-time weaving and spinning now had to rely solely on agriculture. और अब जो लोग पहले दूसरे और कामों से भी कुछ ना कुछ पैसा कमा लिया करते थे, अब वो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर हो गए। Pressure to grow uneconomical crops, heavy taxation, exorbitant rates of interest charged by money lenders, and an unemployment completely destroyed the Indian handicrafts. तो इससे क्या हुआ कि अब जो ये लोग खेती में ही लगे रहे, तो कई बार ऐसा होता था कि अब ज़्यादा टाइम उसमें दिया और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी ऐसी फसल उगा दी, और टैक्स उस पर जो लगान होता था, खेती का जो टैक्स होता था जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था, वो भी उसके रेट ज़्यादा। साहूकार वगैरह जो ब्याज पे पैसा दिया करते थे, उन्होंने भी ब्याज की दर काफ़ी बढ़ाई हुई थी, और ये जो काम इनके पास से छिन गया था, बेरोजगारी हो गई थी, तो इससे धीरे धीरे इनका जो जीवन था, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, वो ये लोग परेशान और ज़्यादा पैसे से परेशान होते चले गए। द फोर्स्ड शिफ्टिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर इज़ नोन एज पीजेंटाइजेशन। और ये जो मजबूर होके इनको काम धंधों से सिर्फ खेती पे आना पड़ा, इसको जो है पीजेंटाइजेशन या किसानीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। द कंपनी सेंट इट्स सीपॉयज टू डिस्ट्रॉय द फैक्ट्रीज ओन्ड बाय इंडियंस। और कंपनी ने क्या है कि अपने जो सिपाही वगैरह भेज के और ये इनकी फैक्ट्रियां भी तोड़वा दी जो भारत के लोग ये चलाते थे वहाँ पर। इंडिपेंडेंट वीवर्स हु रिफ्यूज टू वर्क फॉर द पिटीफुल वेजेस that the company offered had their thumbs cut off।
और जो ऐसे भी कुछ काम करने वाले थे कि ठीक है उनकी फैक्ट्रियाँ, जैसे किसी बड़ी फैक्ट्रियाँ तो उन्होंने ख़त्म करवा दी थी अंग्रेज़ों ने। अब अगर कोई मान लो अपने घर पे करना चाहे कि ठीक है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ अब ख़त्म हो गई तो हम अपने घर पे कर लेंगे, तो और इनका काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग पैसे कम दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा सोचता था किसान, तो अंग्रेज़ों ने उनके अंगूठे तक कटवा दिए थे। यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे या उनके दिए हुए पैसों पे काम नहीं करते थे, तो अंग्रेज़ों ने उनके अंगूठे तक कटवा दिए। द मोस्ट सीवियर ब्लो टू इंडियन इंडस्ट्री केम फ्रॉम मैसिव इम्पोर्ट्स ऑफ चीप टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान हुआ भारत के ये काम धंधे को, इसको, ये उससे हुआ कि जब जो इंग्लैंड में कपड़ा बनता था उसका बहुत सस्ता और बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ से इंपोर्ट किया गया, यानी यहाँ पर वो माल इंग्लैंड से भारत में लाया गया, जो कि भारत में जो कपड़ा बनता था उससे काफ़ी सस्ता था वो। बिटवीन 1896 एंड 1913 imported goods supplied about 60% of Indian cloth consumption। और 1896 और 1913 के बीच में जो इंडिया की पूरी समझ लो ज़रूरत थी, जो कपड़ा यहाँ पर बिकता था पूरे इंडिया के मार्केट में, तो उसमें से 60% जो है वो बाहर से आता था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो खुद इंडिया के लोगों की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को भी, कपड़े की पहनने की ज़रूरत थी, उसको पूरा करने के लिए भी इंग्लैंड का जो कपड़ा था वो उससे पूर्ति की जा रही थी। यहाँ पर इतना कम काम हो गया था, जबकि पहले क्या होता था कि भारत के जो लोग थे वो तो अपने यहाँ का बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे, प्लस भारत के बाहर भी बहुत जगह, बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट तक होता था कि वहाँ यहाँ से बन के माल जाता था। दिस सीवियरली हैंडीकैप्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसने पूरी तरह से इंडिया के जो डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और अब ये टॉपिक है कि जो आधुनिक इंडस्ट्री या उद्योगों का जो उदय हुआ या जो विकसित हुए वो। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न मशीन बेस्ड इंडस्ट्री वॉज लेट इन इंडिया, but it led to consolidation of country's economy and it generated forces that helped in the growth of nationalism। तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्रियों की या इसकी जो स्थापना हुई वो थोड़ी लेट हुई, लेकिन उससे क्या हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो गई, यहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक हो गई, और कुछ यहाँ पर ऐसी उससे ताकतें भी पैदा हुई जिसने कि राष्ट्रवाद को उठाने में काफ़ी मदद करी, राष्ट्रवाद की भावना जिससे कि काफ़ी मजबूत हुई। ऐसे कुछ ताकतें पैदा हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन से। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सफिशिएंट सेविंग्स इन द हैंड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स मेड इट पॉसिबल टू क्रिएट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और फिर जब रेलवे यहाँ पर आया, रेलवे इस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, और कुछ यहाँ पर जो व्यापारी थे और उनके पास जो पैसा थोड़ा बहुत था, तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ पैसा उनके पास जो था वो उन्होंने इन्वेस्ट किया, और कुछ रेलवे के बन जाने की वजह से माल का आना जाना, लोगों का आना जाना इजी हो गया, तो उससे फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ जमने लगीं और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर भारत में स्टार्ट हो गया। द मशीन एज बिगैन विद द सेटिंग अप ऑफ कॉटन, जूट एंड कोल इंडस्ट्रीज़। तो जो यहाँ का मशीन एज है, मशीनी युग जो है भारत में, वो हुआ शुरू कॉटन से, कॉटन कपड़े की मिल से, जूट और ये कोल वगैरह कोयले की इंडस्ट्रीज से। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज ओपनड इन बॉम्बे इन 1853 एंड द फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल इन 1855। और सबसे पहली जो कपड़े की मिल थी वो बम्बई में 1853 में लगी, और जो सबसे पहली जूट मिल थी वो बंगाल में 1855 में लगी। अदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील, सीमेंट, केमिकल एंड पावर विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर अदर इंडस्ट्रीज। और जो दूसरे और उद्योग काम धंधे फैक्ट्रियाँ लगीं वो थी लोहे की, जैसे लोहे का हम जानते हैं कि बहुत सारा सामान
हम जानते हैं कि बहुत सारा सामान लोहे का, जैसे सरिया है, एंगल है, गर्डर्स हैं, इन सब की कितनी ज़रूरत पड़ती है, चाहे पुल बनना हो, मकान बनना हो, फैक्ट्रियाँ बनना हो। तो ये लोहे का सामान बनाने की फैक्ट्री, सीमेंट बनाने की फैक्ट्री, केमिकल और ये बिजली घर जो बने, तो इस तरह से ये जो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ता चला गया, जो दूसरे और इंडस्ट्रियों के लिए भी ज़रूरी था। क्योंकि अगर बिजली बनाने का कोई बड़ा पावर प्लांट लगेगा तो उससे जो है वो दूसरे फैक्ट्रियों को बिजली दे पाएगा। इसी तरह से कोयला है, तो रेल का अगर पहले कोयले वाले ही इंजन हुए करते थे रेलगाड़ी के, तो कोयले की फैक्ट्री, कोयले की खदान का अगर काम होगा तो उससे रेलवे की ट्रेन को चलाने के लिए कोयला मिलेगा। तो इस तरह से जो बड़े बड़े ये फैक्ट्रियाँ बनी, इससे फिर और दूसरे फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हुई। With the growth of industries and the expansion of railways, the demand for coal kept on increasing, fueling the coal industry। और जब ये फैक्ट्रियाँ बनी और रेलवे बढ़ा तो उससे कोयले की डिमांड बहुत बढ़ती चली गई, और कोयले की डिमांड बढ़ी तो फिर कोयले की फैक्ट्रियाँ भी बहुत सारी जो है लगाई गई। It was also required in the iron smelting process which began in 1874। तो ये जो कोयले का जो बिज़नेस फैक्ट्रियाँ बढ़ रही थी, ये इसलिए भी कि जो लोहे का फैक्ट्री थी उसके लिए भी कोयला बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो इसकी जो प्लांट लोहे को गलाने का जो शुरू हुआ यहाँ 1874 में वो शुरू हुआ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया डिड नॉट हैव अ ग्रेट बिगिनिंग। और भारत में जो लोहे और स्टील की जो इंडस्ट्री थी उसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत यहाँ पर नहीं हुई थी। However, under Jamshedji Tata, it took the shape of the famous Tata Iron and Steel Company। हालांकि बाद में जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने जो एक फैक्ट्री बनाई टाटा आयरन एंड स्टील के नाम से, तो उसमें फिर थोड़ा उस काम को प्रोत्साहन मिला, बढ़ा ये काम। आयरन इंडस्ट्री वॉज बिल्ड अप इन इंडिया मेनली थ्रू इंडियन स्किल्स, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और जो लोहे की जो यहाँ की फैक्ट्रियाँ थीं वो पूरी तरीके से जो यहाँ के लोग थे उनकी ही अपनी काबिलियत की वजह से वो बढ़ पाई। तो ऐसा नहीं था कि जो अंग्रेज़ थे तो उन्होंने उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया हो या बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी दी हो, यहीं के लोगों ने अपनी समझदारी से ही उसको आगे बढ़ाया। टी इंट्रोड्यूस्ड इन 19th century went on to become the biggest plantation industry within a short span of time। और जब चाय का जो शुरुआत हुई यहाँ पे चाय की बागान जो लगाने की, वो 19वीं शताब्दी में हुई, यानी सन 1900 के बाद हुई। और ये काफ़ी तेज़ी से जो प्लांटेशन इंडस्ट्री थी, यानी कि जो पेड़ बाग बगीचों का काम था, उसमें चाय का काम सबसे तेज़ी से बहुत कम टाइम में सबसे नंबर 1 पर पहुँच गया था। द टी गार्डन्स लोकेटेड इन आसाम, बंगाल एंड साउथ इंडिया steadily increased their production, and by early years of 20th century, Indian tea topped the list in the world tea market। और जो चाय के बागान थे आसाम में, बंगाल में और दक्षिण भारत में, वो बड़ी तेज़ी से बढ़े, उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हर साल बढ़ता चला गया। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि 1900 के बाद, सन 1900 के बाद जो भारत की जो ये चाय की इंडस्ट्री थी, चाय का जो बिज़नेस था भारत का, वो समझ लो दुनिया की जो चाय की मार्केट थी उसमें सबसे टॉप पे पहुंच गया था। इट फाउंड इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड। कॉफ़ी, सिंचोना एंड रबर वर द अदर आइटम्स ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री विच फाउंड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। और जो यहाँ की चाय का जो सबसे बड़ा मार्केट था वो इंग्लैंड में था, और बाकी के जो रबर और कॉफ़ी वगैरह भी कुछ दूसरे आइटम थे जिनका कि प्लांटेशन यहाँ पर किया जाता था, और उससे जो माल यहाँ पे ये निकलता था रबर और ये सब चीज़ों का, उसका भी दूसरी जगह काफ़ी डिमांड थी दूसरे देशों में। हाउएवर इट वाज द ब्रिटिश कैपिटल विच मोनोपोलाइज्ड दिस टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हालांकि ये जितना भी यहाँ पर ये माल काफ़ी बड़ी अच्छी तादाद में जो पैदा होता था, उस पर पूरा कंट्रोल अंग्रेज़ों का ही रहता था। डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज,
The pace at which they grew till independence was extremely slow. हालांकि जो विकास हुआ था भारत में, जो इंडस्ट्रीज लगी और उनमें जो तरक्की हुई, वो तो तरक्की तो हुई, लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी जब तक कि हमको आज़ादी नहीं मिल गई। 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। उसके पहले तक जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफ़ी स्लो था। क्यों स्लो था ये आप समझ ही सकते होंगे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ सिर्फ उसी चीज़ के लिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर सकते थे या इंडस्ट्री लगा सकते थे जिस सामान की उनको ज़रूरत रहती थी या जो सामान इंग्लैंड में पैदा नहीं हो सकता था। बाकी जो जिन चीज़ों की फैक्ट्री इंग्लैंड में भी लगी थी उनकी वो ज़्यादा यहाँ पर पनपने नहीं दी उन्होंने। The industries were very few in number and could be found only in some areas. और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम भी थी और बहुत कम हिस्सों में उनको हम देख सकते थे। Further, a number of these were owned by the British and hence the profit earned was sent to Britain. और इसके बावजूद एक चीज़ और थी कि जो ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ थी उनके मालिक जो थे वो अंग्रेज़ी थे, तो जो इनसे प्रॉफिट होता था, जो मुनाफा ये फैक्ट्रियाँ कमाती थी, वो भी ब्रिटेन चला जाता था, इंग्लैंड चला जाता था। द ब्रिटिश फॉलोड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिड नॉट सर्व द इंडियन इंटरेस्ट एंड मेड डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू कीप इंडियन इंडस्ट्रीज इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन। और जो नीतियाँ थीं जो अंग्रेज़ों ने बनाई थीं, उनके जो रूल्स थे वो इस तरह के बनाए थे कि कभी भी इंडियन जो इंडस्ट्री थी, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थीं, वो कभी ऊपर ना आ पाएँ, आगे ना आ पाएँ, और बस उनका जो वहाँ की फैक्ट्रियाँ थीं वही पूरी दुनिया में वहाँ का बनाया हुआ माल जाता रहे, इंडिया का कोई ज़्यादा ना ले। इस तरह के जो है रूल्स इन्होंने बनाए हुए थे। अभी एक स्पेशल केस स्टडी है टेक्सटाइल की, यानी कि जो यहाँ का कपड़े का बिजनेस था बनाने का, उसकी एक केस स्टडी है। इंडियन टेक्सटाइल्स enjoyed undisputed supremacy all over the world for nearly 2000 years। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि भारत का जो कपड़ा उद्योग था वो समझ लिए कि 2000 साल तक उसका पूरा बोलबाला रहा और वो पूरी दुनिया में सबसे टॉप का माना जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले तक। In numerous spindle wheels and bronze needles discovered at Mohenjo-daro testify to the wide popularity of art of weaving and embroidery in ancient India। और यहाँ की जो एक सभ्यता हुई है मोहनजोदड़ो की, तो उसकी जब आपको अगर उसके बारे में मालूम होगा कि एक जो सभ्यता थी मोहनजोदड़ो की, वो उस खुदाई में उसके अवशेष मिलते हैं, आज भी मिलते हैं और काफ़ी सालों से मिलते आ रहे हैं। उसी से हमें पता लगा था कि हज़ारों साल पहले तक हमारे यहाँ की एक ऐसी सभ्यता थी जो काफ़ी आधुनिक थी और काफ़ी वहाँ पे बिज़नेस और ये सब चीज़ें होती थी। तो उसी की खुदाई में काफ़ी ऐसे नीडल्स यानी सुइयाँ जो ये बिनाई और उसकी करने की होती हैं, और स्पेंडल व्हील्स जो कपड़ा बुनने के चरखे के पहिए और ये सूत काटने की चीज़ें और ये कढ़ाई करने की जो सुइयाँ वगैरह होती हैं, ये सब वहाँ से मिली थी। तो इससे ये समझ में आता है कि उस वक्त भी यहाँ पर कपड़े का और उसका काम बहुत होता था और उसको पसंद भी किया जाता होगा, तभी उतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर सब लोग उस काम को करते थे, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे भी उसकी बिक्री होती थी और दूसरी जगहों के दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी उसको पसंद करते होंगे। वेजिटेबल एंड स्टोन डाइज वर वाइडली यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स। और ये जो सब्जियों के और जो रंगीन पत्थर है उनसे उनको रंगा जाता था कपड़ों को। द चीफ वेजिटेबल डाइज वर इंडिगो, लाक, टर्मरिक एंड सनफ्लावर। तो जो चीज़ें ज़्यादा रंगने में काम आती थी उसमें क्या था, नील था, लाख था, हल्दी थी, और इस तरह के ये चीज़ों को यूज़ करके ये लोग रंगने के लिए काम में लेते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल्स वॉज ऑल्सो नोन इन एंशिएंट इंडिया। और जो ब्लॉक होते थे जैसे सांचे टाइप के जो होते हैं उनको रंग के और कपड़े के ऊपर छाप दिया जाता था, तो वो भी पुराने इंडिया के टाइम में काफ़ी जो है उसका यूज़ होता था, उससे काफ़ी काम किया जाता था। द मोस्ट वेल नोन ऑफ एंशिएंट प्रिंटेड टेक्सटाइल्स वर द कैलिकोज ऑफ मसैलिया इन मॉडर्न मसूलीपट्टनम।
तो उस टाइम के जो ये प्रिंटिंग कर कपड़ों पे की जाती थी, आज का जो मसूलीपट्टनम है वहाँ की मसूलिया की कैलिको कपड़ा जो होता था वो काफ़ी फेमस था। एम्ब्रॉयडरी वॉज अनदर एंशियंट टेक्निक ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इन इंडिया। और कढ़ाई भी एक बहुत जो है फेमस और पसंद की जाने वाली टेक्निक थी, कला थी, जिसको कि कपड़ों पे यूज़ किया जाता था उस समय। बंगाल वॉज अ सेंटर ऑफ रिच एम्ब्रॉयडरी वर्क। और बंगाल में ये काफ़ी अच्छे किस्म की और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी, उसके लिए बंगाल बहुत फेमस था उस टाइम। द मोस्ट फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल इज़ द कंथा, द मल्टी कलर्ड क्विल्ट। और जो सबसे फेमस, जो सबसे मशहूर कला थी बंगाल की, वो थी कंथा, जो कि एक रंगीन रज़ाई के ऊपर रज़ाई जो होती थी उसकी जो कढ़ाई थी उस वो वहाँ की सबसे फेमस थी। एम्ब्रॉयडरी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन मद्रास एज वेल एज इन उत्तर प्रदेश। और मद्रास और उत्तर प्रदेश में भी कढ़ाई का काम काफ़ी होता था। द चिकन वर्क ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कसूतीज ऑफ कर्नाटका एंड मेखलाज ऑफ असम प्रिजर्व अ ट्रेडिशन विच गोज बैक टू अ लेजेंडरी पास्ट। और उत्तर प्रदेश का चिकन का काम आज भी फेमस है। और कसूती ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका का कसूती और असम की मेखला की जो कढ़ाई थी वो काफ़ी उस समय फेमस थी और आज भी वो पसंद की जाती है, आज भी इसका काम होता है। इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑल्सो मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन द लूम। और जो यहाँ के जो काम करने वाले थे उनको एक इस बात की भी काफ़ी मास्टरी थी, हुनर था कि वो जो लूम होता था जिससे कि कपड़ा बुनते हैं, एक मशीन हाथ की बनाई हुई रहती थी, तो उस पे भी वो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन निकाल लेते थे। इसकी भी उनके पास एक कला थी। द ब्रोकेड आर द मोस्ट गॉर्जियस एंड हाईली ऑर्नामेंटेड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ब्रोकेड जो कपड़ा होता था वो काफ़ी एक सजावटी और सुंदर दिखने वाला कपड़ा हुआ करता था। द डिज़ाइंस आर स्किलफुली इंटरवोवन बाय थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड मटेरियल्स। वो इस तरीके से जो है धागों को और बाकी के जो चीज़ें धागों के साथ में बुनाई में मिला के बनाई जाती थी, उससे काफ़ी सुंदर और रंग बिरंगे जो है डिज़ाइन का कपड़ा बनाया जाता था। इवन टुडे वाराणसी ब्रोकेड्स आर वर्ल्ड फेमस। आज भी जो बनारस की ब्रोकेड है वो पूरी दुनिया में फेमस है। अदर सेंटर्स ऑफ ब्रोकेड्स आर हैदराबाद, गुजरात एंड मद्रास। और बाकी की जो केंद्र हैं जहाँ ब्रोकेड का काम होता है वो हैदराबाद है, गुजरात है और मद्रास है। ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम कारपेट वीविंग वॉज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। और मध्य युग में क्या है कि कारपेट बनाने का काम भी भारत में काफ़ी अच्छा होता था, जिसमें कि पर्शिया यानी फ़ारस से जो सामान मंगाया जाता था उससे ये कालीन बुना जाता था, वो काम भी यहाँ पर काफ़ी होता था। द टेक्सटाइल एंड वेरियस अदर कॉटन फैब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड एट बनारस, आगरा, मालवा एंड सच एंड अदर प्लेसेस। और जो कपड़े का काम था वो कॉटन की फैब्रिक का, कॉटन का कपड़ा, वो भी बनारस, आगरा, इन सब जगहों पे काफ़ी बनता था। मुस्लिन ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी वॉज प्रोड्यूस्ड एट ढाका एंड वॉज सेंट टू फॉरेन कंट्रीज़। और ढाका में जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी की मलमल बनाई जाती थी जो कि विदेशों में भी भेजी जाती थी। द मुगल कोर्ट्स gave a great stimulus to the growth of textile industries. India also learned the art of producing silk from China. और जब मुग़ल यहाँ पर शासन था तो उसके टाइम पे कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री थी, कपड़े का जो उद्योग था, बिजनेस था, उसको काफ़ी प्रमोट किया गया था और उसको काफ़ी मदद मुग़ल शासकों की तरफ से की जाती थी। और इंडिया में जो है सिल्क बनाने का भी तरीका चाइना से सीख के और यहाँ पर उसका जो है काम सिल्क बनाने का शुरू किया गया था। टिल द बिगनिंग ऑफ 18th century, इंडिया created a place for herself in the world export markets of textile.
और जो 18वीं शताब्दी थी यानी कि सन 1800 के शुरू में इंडिया ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली थी पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट में, कपड़े के एक्सपोर्ट मार्केट में वो बिल्कुल एक अच्छी टॉप की जगह बना ली थी। बट द कॉलोनियल पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब ये ब्रिटिश आए तो इनकी जो नीतियाँ थीं इनसे यहाँ का जो ये इंडस्ट्री थी वो पूरी ख़त्म होती चली गई और ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई कि ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया यहाँ पर इंडिया में। अंडर द कंपनीज रूल द मैसिव textile manufacturing industry, which worked through a smooth chain of peasant cultivators, the local markets, domestic spinners, and home-based weavers was completely destroyed। और जो यहाँ पर ये काम होता था जिसमें कि किसान और ये खेती करने वाले और घरेलू जो अपने अपने घरों में बुनकर होते थे, ये जो सारे लोग मिलकर ये जो काम किया करते थे और जिस तरह से कपड़ा बनता था जाता था सब जगह, ये कंपनी के रूल आने की वजह से, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आने की वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। इन द लास्ट 3 decades ऑफ द 18th century द इंग्लिश reduced the price paid to the native artisan in the country to reap high profile from sales in the European market। तो 18वीं शताब्दी के आखिरी के 3 डेकेड्स में यानी दशकों में जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने क्या करा कि यहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उनको बहुत कम पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो बने हुए माल पे जो माल बाहर भेजते थे यहाँ का, इंडिया का, यूरोप की मार्केट में, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकें। तो इन लोगों को जो काम करने वाले थे उनको उन्होंने पैसा काफ़ी कम देना शुरू कर दिया था। दिस प्रैक्टिस स्ट्रक एट द वेरी रूट ऑफ और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय रिड्यूसिंग द आर्टिजन टू अ लो लेवल ऑफ इनकम। इस काम को करने से क्या हुआ कि इससे जो क्या था कि जो हाथ का काम था, हस्तशिल्प की जो इंडस्ट्री थी, हस्तशिल्प का जो बिज़नेस था इंडिया में, उसकी बिल्कुल एक तरीके से जड़ ही ख़त्म हो गई, जड़ पे एक तरीके से वार हो गया और जो काम करने वाले थे उनकी इनकम बहुत नीचे चली गई। अनदर ऑपरेसिव प्रैक्टिस वाज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन। और ये भी एक कारण था कि जो रॉ कॉटन थी उसकी कीमतों में भी वो अपनी तरफ से ये लोग हेर फेर कर देते थे। अब जब रॉ कॉटन मिलेगी तभी तो उससे जो है सूत काता जाएगा, फिर उसी से कपड़ा बनेगा। तो उसके बेचने में, उसके जहाँ से खेती होकर निकलता था, तो उसको ही अगर हम महंगा बेच देंगे या अपने तरीके से उसका रेट रख देंगे तो कैसे उसका सूत कतेगा और कैसे उससे कपड़ा बनेगा। बंगाल फॉर एग्जाम्पल received the finer varieties of cotton from Deccan। और बंगाल में जो था वो डेक्कन से उसको बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉटन मिलता था। द ब्रिटिश ऑफिशियल परचेज्ड डेक्कन कॉटन इन बल्क एंड सोल्ड इट टू द वीवर्स ऑफ बंगाल इन वेरी हाई रेट्स। और जब ये अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई बंगाल की जो कपड़े की मार्केट है उसमें डेक्कन का कॉटन यूज़ होता है और पूरे वहाँ के जो कपड़ा बनाने वाले हैं वो डेक्कन से जो कॉटन निकलती है उसको ये लोग ख़रीदते हैं, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि पूरा का पूरा कॉटन जो डेक्कन का था उसको इकट्ठे में ख़रीद लेते थे ये लोग और फिर अपने मर्ज़ी के रेटों में वहाँ के काम करने वालों को बेचते थे। एज इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, क्लॉथ मेकिंग वॉज टैक्स्ड एट वेरियस स्टेज अगेन एंड अगेन। और इससे भी जब उनका जी नहीं भरा तो जो कपड़े को बन के तैयार होता था तो उसके ऊपर भी उन्होंने अलग अलग स्टेज पे टैक्स लगा दिए कि जैसे जब फैक्ट्री में बनेगा तो टैक्स, फिर जब कोई उसको होलसेल का ख़रीदेगा तो फिर टैक्स, फिर और आगे टैक्स ही टैक्स लगा लगा के उसको और महंगे से महंगा करने की उनकी नीति रहती थी। तो इस तरह की चीज़ों से ये जो यहाँ पे काम होता था
कपड़े का और सब चीज़ों का वो ख़त्म ही होता चला गया। तो ये लेसन यहाँ पर अब ये एंड हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे जो भारत का हस्तशिल्प और ये जो सारे काम थे, जो यहाँ की इकनॉमी थी, जो यहाँ के लोग अपने घरों घरों में पहले किया करते थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ, और चूंकि यहाँ पर अंग्रेज़ रहते थे तो उन्होंने अपने यहाँ के बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ के बिज़नेस को ख़त्म कर दिया। और फिर इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वो बाद में हुआ जब तक ये पूरा यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका था। और ये जो कुछ टर्म्स हैं याद करने के लिए, तो एक तो ये पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। संरक्षण का मतलब जो आर्थिक मदद, पैसे की मदद जो होती है, उसको पैट्रनेज। कैलिको जो है वो कॉटन फैब्रिक, जनरली अनब्लीच्ड और प्लेन वाइट। कैलिको जो है वो कॉटन होती है जिसको रंगा नहीं गया है, नेचुरल जैसी बनी वही की वही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वो जब उसमें गिरावट आई, उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। एम्ब्रॉयडरी का मतलब है पैटर्न दैट आर सीन ऑन टू क्लॉथ यूजिंग थ्रेड्स ऑफ वेरियस कलर्स बॉर्डर विथ नीडल वर्क। कि सुई की मदद से कोई जब उसमें कपड़े पे काम किया जाता है, जिसको कढ़ाई बोलते हैं। प्लांटेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट ऑन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह से प्लांटेशन या बाग लगा के जो बिज़नेस के तरीके से उसको करा जाएगा तो वो प्लांटेशन इंडस्ट्री कहलाती है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमने लेसन पढ़ा है, तो ये उसके रिवीजन के पॉइंट्स हैं। द 18th century witnessed a drastic change इन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी, उसमें क्या है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल चेंजेस आए। यानी कि जो पुराना राजे महाराजे बादशाह थे, मुग़ल एम्पायर था, और जो राजा हुआ करते थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए और ब्रिटिश रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया। द इंडियन रूलर्स not only patronized Indian handicrafts but also encouraged the craftsmen and artisans who produced them। तो जो भारत के जो राज करने वाले राजा महाराजा और बादशाह हुआ करते थे, वो क्या था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, यहाँ की जो शिल्प कला थी, उसको तो प्रोत्साहन देते ही थे, और उन शिल्प कलाओं को जो काम करने वाले होते थे उनको भी जो है मदद करते थे और प्रोत्साहित करते थे। When the income generated by industries and the number of people dependent on industries decline steadily, we say there is de-industrialization। और जब कोई भी बिज़नेस होता है, उससे जो इनकम होती है और उससे जो लोगों के घर चलते हैं, जब उनमें कमी आने लगती है, उस इंडस्ट्री के कमाई से उस पर निर्भर रहने वाले लोगों में जब कमी आने लगती है, तो हम ये मान सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी औद्योगिकरण में कमी आ रही है, ख़त्म हो रहा है। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट्स स्नैप्ड द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द कंट्री साइड। और ये जो ग्रामीण इलाकों में जो ये काम होता था हस्तशिल्प का, जब वो ख़त्म होने लगा धीरे धीरे करके, तो उससे जो गाँव की अर्थव्यवस्था थी, उसका किसान खेती किसानी से और इस तरह के जो इंडस्ट्री के जो काम थे उससे एक तरीके से जुड़ाव ख़त्म हो गया, और वहाँ के जो लोग थे वो धीरे धीरे सिर्फ खेती पे ही निर्भर होने को मजबूर हो गए। द मशीन एज बिगैन विद द सेटिंग अप ऑफ कॉटन, जूट एंड कोल इंडस्ट्रीज। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज ओपन इन बॉम्बे इन 1853 एंड द फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल इन 1855। तो जो मशीनी युग यहाँ पर भारत में शुरू हुआ, तो वो कॉटन, जूट और कोल इंडस्ट्री से शुरू हुआ, और पहली टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में 1853 में लगाई गई, और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में लगाई गई। टी इंट्रोड्यूस्ड इन 19th century वेंट ऑन टू बिकम द बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री। और चाय की जो बागान लगाने का काम यहाँ पर 19वीं शताब्दी के शुरू में शुरू हुआ, और वो जल्दी ही प्लांटेशन इंडस्ट्री में, जो भारत में बाग बगीचों का और भी जैसे सेब के बाग होते हैं और चीज़ों के बाग होते हैं, लेकिन चाय उसमें से सबसे ऊपर बहुत जल्दी पहुंच गई थी। टिल द बिगिनिंग ऑफ 18th century, इंडिया हैड क्रिएटेड अ प्लेस फॉर हर सेल्फ इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल।
और 18वीं शताब्दी के शुरू में इंडिया ने कपड़े के मार्केट के मामले में अपने आप को सबसे ऊपर पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था 18वीं शताब्दी के शुरू में, यानी 1700 के बाद 18वीं शुरू हुई जब 1800 के आसपास। In the last 3 decades of 18th century, the English reduced the price paid to the native artisans in the country to reap high profits from sales in the European market। और 18वीं शताब्दी के आखिरी 3 दशकों में, यानी 1870 का जो बात का टाइम है, उसमें जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने यहाँ के जो काम करने वाले थे उनको काफ़ी कम पैसा देना शुरू कर दिया उनकी मेहनत का, जिससे कि वो जो तैयार माल है उसको यूरोप की मार्केट में ले जाके जब बेचें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने रिवाइज कर लिए हैं। अब ये इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, बाकी की एक्सरसाइज हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, या तो वीडियो होगा या फिर उसकी कोई PDF फाइल बना के डाल दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको आप और रिवाइज कर लीजिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो वो पूछ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।